मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। उसकी बातें साधारण होती, पर हल्की सी चतुराई और गुदगुदाने वाली बुद्धि से भरी। एक छोटा सा कस्बा था, नदी के किनारे बसा, जहां लोग सरल जीवन जीते थे, पर उनका दिल बड़े बड़े स्वाभिमान और थोड़ी सी शरारत से भरा रहता था। उसी कस्बे में एक दिन 3 पंडित आए। हर पंडित का लुक बड़ा ही ठाठदार था। लंबे, सफेद दाढ़ी, पवित्र टिफिन जैसा कपड़ा, माथे पर चमकती हुई चमकदार टीका और हाथ में 19 तरह की माला। उनकी आवाजें ऐसी थी मानो वे स्वयं धर्म के ठेकेदार हों। लोग उन्हें देखकर सिर झुकाने लगे और कुछ तो उनकी पूजा करने ही लगे कि कौन जाने इनका भाग्य किस काम का बन जाए। तीनों पंडितों ने जैसे ही कस्बे के चौक में आकर अपना ठहराव दिखाया, लोगों ने सवाल पूछे, कौन है, कहां से आए हैं, क्या काम करते हैं। तब पंडितों ने बड़े अदब के साथ बताया कि वे पंडितों के पंडित हैं, संस्कारों और रखरखाव के विशेषज्ञ हैं। मृतकों को स्वर्ग का रास्ता दिखाने से लेकर खेतों में बारिश कराने तक हर काम उनके वश में है। उन्होंने अपने भाषण में महीन सी हाव भाव और कुछ सुनहरे शब्दों का ऐसा प्रयोग किया कि सुनने वालों के मन में उनके लिए एक अलग जगह बन गई। कस्बे के सरपंच ने सोचा कि अच्छा होगा इनके साथ मिलकर कुछ खास आयोजन कर लिया जाए। शहर में उनका नामो निशा फैल जाएगा और लोगों को भी सुख शांति मिलेगी। बस यही बात तीनों पंडितों के कानों तक पहुंचते ही उन्होंने बड़े महंगे दाम और भारी भरकम अनुष्ठान की मांग कर दी। पहले तो हमें चौक पर ही एक बड़ा मंच चाहिए, उस पर हमारा सम्मान, फिर चंदा और फिर कुछ सिर्फ पवित्र सामान। लोगों ने सोचा कि चलो भला पंडितों का मान सम्मान रखा जाए और चंदा इकट्ठा कर दिया गया। मुल्ला नसीरुद्दीन उस दिन बाजार में थे, कुछ मसाले खरीदने निकले हुए। उन्हें ये शोर सुनते ही जिज्ञासा हुई। वो भी चौक पर आ पहुंचे और देखकर मुस्कुराए। पंडितों की लंबी लंबी बातों से लोगों का मन गंभीर नहीं हुआ, बल्कि कुछ तो चकित भी थे। मुल्ला ने देखा कि हर पंडित की बोली अलग तरह से लोगों पर असर डाल रही थी। एक बोलता अक्ल भरी बातें, दूसरा भावनाओं से खेलता, तीसरा शास्त्रों के भारी भरकम शब्दों से सबका सिर घुमा देता। मुल्ला ने भी सोचा कि अगर ये तीनों साथ मिलकर कुछ नाटक कर रहे हैं तो बहुत से लोग फंस सकते हैं। मुल्ला का अपना तरीका था, वो कभी सीधी सी बात कहता, पर पीछे से विचार करके। उसने सोचा कि पहले इनका असली चेहरा जाने बिना चंदा देने की गलती नहीं करनी चाहिए। पर हवा ऐसी थी कि किस्मत क्या कहें, सरपंच के हाथों से एक एक दान स्वरूप थैला तीनों पंडितों के पास पहुंचता गया। पंडितों ने बड़े ही रस्म रिवाज से दान स्वीकार किया और उस पर कुछ भयंकर ढोल ढोल बजते हुए अनुष्ठान कर दिया गया। लोग खुश थे और तीनों पंडितों की झोली भरती जा रही थी। कुछ दिनों के भीतर ही कस्बे में मुश्किलें बढ़ने लगी। बारिश कम हो गई, पानी का स्तर नीचे उतर गया, फसलें सूखने लगी। लोग परेशान हुए और पंडितों के पास जाकर कहने लगे कि आपने कहा कि सफल पूजा की, हमारी फसलें सूख रही हैं। पंडितों ने बड़ा सरल सा उत्तर दिया, अरे भाई, आपने सही समय पर दान नहीं दिया और कुछ लोगों ने हमें पूरा मानना छोड़ा। अब फिर से बड़ा अनुष्ठान चाहिए। लोगों ने फिर से पैसे दे डाले, बड़े दिल से, ताकि उनकी फसलें बच जाए। पर फसलें नहीं आई, उल्टे लोगों के घरों में तंगी बढ़ने लगी। मुल्ला नसीरुद्दीन को यह सब देखकर बड़ा अचंभा हुआ। उसने सोचा कि क्या ये सब सचमुच पंडितों का कमाल है या इनके पीछे कोई ठगना है। उसने थोड़ा छुपकर देखा कि पंडित लोग आधी रात को कहां जाते हैं, किन लोगों से मिलते हैं। मुल्ला की चालाकी को शादीशुदा चतुराई कहा जाए या जीवन के अनुभव की देन, वो किसी बात को आंख में आंसू डालकर नहीं देखने वाला था। उसने तय किया कि वो इन तीनों पंडितों का असली खेल उजागर करेगा, पर चतुराई से और बिना लोगों को चोट पहुंचाए। मुल्ला एक रात चुपके से निकल पड़ा। वो छिपकर पंडितों की पगडंडी के पीछे पीछे चलने लगा। रास्ता एक पुराने खंडहर की ओर गया।
वहां एक छोटे से कमरे के अंदर तीनों पंडितों ने मिलकर कुछ बातें की। मुल्ला ने छत पर चढ़कर छेद से झांका तो देखा कि पंडित असल में एक दूसरे से योजना बना रहे थे। वे पारिवारिक रिवाजों और पुराने शास्त्रों का हवाला देकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते थे, और रात में वे कुछ व्यापारियों से मिला करते थे। वे वही व्यापारी थे जो गांव के सुस्त बाजार में पुराने वक्त से तिनके की तरह गिरे पड़े रहते थे। उनमें से कुछ ने कहा कि फसल सूखनी चाहिए ताकि दाम बढ़ सके और नया मौसम व्यापारियों के अनुकूल आए, पर पंडितों ने उसे बड़े परिहास से टाल दिया। मुल्ला ने ध्यान से सुना। उनकी बातें विज्ञान की तरह नहीं बल्कि अवसरों की भाषा में थी। मुल्ला ने ठाना कि अब वो योजनाबद्ध तरीके से काम करेगा। पहले लोगों के मन में पंडितों के लिए जो भी आदर है उसे बना रहेगा, पर साथ ही इनकी चालाकियों को लोगों के सामने सचत रूप से लाया जाएगा। अगले दिन मुल्ला ने खुद को पंडितों का शिष्य बनाकर उनके पास जाकर कहा कि वो भी उनके साथ अनुष्ठानों में भाग लेना चाहता है। पंडित लोग खुश हो गए, क्योंकि अधिक शुद्ध शिष्य का होना उनके लिए लाभकारी था। वो और अधिक चंदा दिला सकेगा। मुल्ला ने कृष्णत्व के साथ शिष्य की भूमिका निभाई। वो धीरे धीरे पंडितों के अनुष्ठानों को देखा, उनकी चालों को समझा, और जब सही मौका आया तो उसने अपने खेल की शुरुआत कर दी। पंडितों का एक विशेष क्रिया मंत्र था। वे बड़े ढोलन गाड़ों के साथ चांदी का कटोरा उठाते और कहते कि कटोरे में जो भी धन डालो वो तुम्हारे घर में सुख शांति लाएगा। लोग बड़े उत्साह से कटोरे में दान डालते और पंडितों की झोली भरती रहती। मुल्ला ने देखा कि कटोरे के नीचे एक छोटा छेद है, और वही छेद कटोरे का असली धन दूसरे कमरे में रखे हुए पोटली में गिरा देता है। रात होते ही पंडितों ने वो पोटली उठाई और बाहर निकलकर उसे बेच दिया। मुल्ला ने ये सभी बातें ध्यान से नोट कर ली। अब मुल्ला ने धीरे धीरे कस्बे के लोगों के साथ मुलाकात शुरू की। लोगों से कहा कि वो भी पंडितों की तरह कुछ सीखना चाहता है, ताकि वे सब मिलकर अच्छे कर्म कर पाएं। लोगों ने मुल्ला की मासूमियत पर भरोसा किया और उसे आनंद से अपना साथी मान लिया। मुल्ला ने उन लोगों को समझाना शुरू किया कि धर्म कभी किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए, वो हर इंसान की जिम्मेदारी है। लेकिन उसने ऐसा समझाने में कभी भी प्रतिकूलता की भाषा नहीं उठाई। वो अच्छे ढंग से कहानियों और रोचक उदाहरणों से लोगों को समझाने लगा। लोग उसे सुनते और उसकी बातों का आनंद लेते। तभी एक दिन पंडितों ने घोषणा की कि वे अगले सप्ताह बड़ा अनुष्ठान करेंगे। नदी के किनारे एक विशाल यज्ञ, जिसमें कई चोटी की चीजें जलाई जाएंगी और फिर बरकत आ जाएगी। लोगों ने फिर से दान दे दिया, मगर कुछ बुजुर्गों के मन में संशय था। उन बुजुर्गों ने कहा कि पहले जो दान दिया गया उसका हिसाब किताब कहाँ है? पंडितों ने बड़े सौम्य स्वर में कहा कि सबका हिसाब हमारे पास सुरक्षित है, जो भी संभव होता है वो वही बताएंगे। पर बुजुर्गों का मन नहीं माना। तब मुल्ला ने सुझाया कि यज्ञ से पहले एक छोटा सा प्रयोग किया जाए। यज्ञ की आग में जो वस्तुएं डाली जाए उनमें एक नकली वस्तु भी रखी जाए जो आपकी नहीं है, और देखे क्या होता है। पंडितों ने इस सुझाव को हंसी में उड़ाया और कहा कि मुल्ला को अभी ज्ञान नहीं है। पर लोग अब मुल्ला की बात पर ध्यान देने लगे थे। यज्ञ वाले दिन पूरा कस्बा एक जगह इकट्ठा हुआ। पंडितों ने रागबाजे के साथ यज्ञ आरंभ किया। लोग पंडितों की बातें सुनते और उनकी आस्था में डूबते गए। कुछ ही देर में मुल्ला ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको अचकचा दिया। उसने खुद कमर कसकर यज्ञ के बीच में घुस गया और जोर से पुकार कर कहा, ओ पंडितों, तुम्हारी कृपा से सब ठीक हो, पर पहले ये बताओ कि तुमने अब तक जो धन लिया उसका हिसाब किसको दिया? पंडितों का रंग पीला हुआ। वे बोले, मुल्ला, ये बड़ा आवश्यक प्रश्न है, पर अभी यज्ञ में हमें बाधित न किया जाए। मुल्ला नहीं माना। उसने यज्ञ के कटोरे के पास जाकर कहा, मैंने देखा है कि कटोरे से नीचे एक छेद है, चलिए इसे सभी के सामने खोलते हैं। पंडित चिल्लाए, ये काम निंदनीय है,
तुम किस अधिकार से हमारी औपचारिकता में बाधा डाल रहे हो? पर लोगों के चेहरे पर अब भ्रमित सी झलक थी। वे जानना चाहते थे सच्चाई क्या है। मुल्ला ने शांति से कहा कि अगर पंडित सच में ईमानदार है तो वे स्वयं कटोरे को खोलकर दिखाएं। थोड़ा दबाव पड़ी पर पंडितों ने कटोरा खोला। कटोरे का नीचे का छेद हुआ और जैसे ही छेद दिखा, लोग उसके नीचे रखी पोटली देखकर दंग रह गए। उनके अपने लोगों के चंदे की सारी रकम वही रखी हुई थी। पंडितों ने झूठ बोला कि वो पोटली उनके आश्रम का हिस्सा है, पर मुल्ला ने कहा कि इसे न्यायसंगत तरीके से लोगों को दिखाया जाएगा और जो भी दोषी है उसे सजा मिलेगी। बस फिर क्या था, धोखा उजागर होते ही लोग गुस्से में आए। कुछ लोगों ने तो पंडितों पर हाथ उठाने की भी कोशिश की, पर मुल्ला ने कहा कि क्रोध किसी समस्या का समाधान नहीं है, हमें सही तरीके से काम लेना चाहिए। मुल्ला ने गांव के एक बुद्धिमान न्यायाधीश के पास जाकर कहा कि पंडितों के खिलाफ सुनवाई हो। न्यायाधीश ने मामले की संवेदनशीलता को समझा और तय किया कि पहले पंडितों को न्याय के सामने प्रस्तुत किया जाए और उनकी सच्चाई साबित की जाए। सुनवाई के दिन बैठे बिठाए सारे कस्बे वाले इकट्ठा हो गए। पंडितों ने अपने आप को निर्दोष बताया, पर सबूत इतनी प्रचंडता के साथ थे कि झुठलाना मुश्किल था। मुल्ला ने न्यायाधीश से कहा कि पंडितों ने लोगों का विश्वास तोड़ा और धन लेकर लोगों के बीच भ्रम फैलाया। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए खतरनाक होते हैं। न्यायाधीश ने कहा कि पंडितों को अपने दावपेच साफ करने का मौका दिया जाएगा, पर यदि सच्चाई सिद्ध हुई तो उन्हें सख्त सजा मिलेगी। अब यहां पर पंडितों ने आखिरी चाल चली। उन्होंने सभी के सामने बड़े श्रेष्ठ रूप से कहा कि वे लोग बहुत बड़ी चीज करने वाले हैं। वे सत्य की परीक्षा के लिए 3 तरह के कर्म सुझाएंगे और यदि उनमें से किसी एक में भी उनकी सच्चाई सिद्ध नहीं हुई तो उन्हें पांडिती का दर्जा खो देना पड़ेगा। न्यायाधीश ने कहा कि ये ठीक है, पर परीक्षा निष्पक्ष होगी। पहला कार्य था 3 कांच की जगह ली जाए और उनमें पानी और माचिस रखी जाए। दूसरा कार्य था 3 दीपक जलाकर उनका प्रकाश देखा जाए। तीसरा कार्य था 3 प्रकार के फल रखकर देखा जाए कि कौन सा फल सबसे पहले खराब होता है। ये सब प्रतीकात्मक परीक्षाएं थी, पर लोगों ने सोचा कि चलो ये फैसला न्यायिक होगा। पहला कार्य हुआ, कांच की जगहों में पानी रखा गया और माचिस डाली गई। पंडितों ने कहा कि पानी की गहराई और माचिस के जलने से उनकी पवित्रता सिद्ध होगी। पर मुल्ला ने अचानक एक कदम उठाया। उसने माचिसों में से एक माचिस छीनकर खुद जलाई और उसे कांच के ऊपर रख दिया। माचिस जलकर गायब हो गई, पर कांच के पानी में कोई बदलाव नहीं हुआ। लोगों ने सोचा कि ये सब दिखावा है। दूसरे पंडित ने जोर देकर कहा कि दीपक की लौ हमारी पहचान है, पर मुल्ला ने ध्यान दिलाया कि दीपक तो हवा से भी बुझ सकता है। यदि वो हवा में चलती है तो क्या इसका मतलब है कि पंडित असत्य है? पंडितों ने अब चुप्पी साध ली। अंत में फल रखे गए, 1 आम, 1 सेब और 1 केला। पंडितों ने कहा कि जो फल जल्दी खराब होगा वो सत्य का प्रतीक होगा, पर मुल्ला ने कहा कि फल खराब होना मौसमी बात है, इसका पंडिती से क्या वास्ता। न्यायाधीश ने देखा कि पंडितों की परख पूरी तरह से भ्रम और दाम प्रसार पर आधारित है, न कि किसी वास्तविक शक्ति पर। तभी न्यायाधीश ने अपनी घोषणा की, पंडितों का असली दोष यह है कि उन्होंने लोगों की नाजुक आस्था का दुरुपयोग किया और धन लेकर लोगों को बहकाया। उनके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था कि वे किसी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं। पंडितों ने बचाव की कोशिश की, पर वहां उपस्थित कुछ युवक इकट्ठा हो गए और उन पंडितों की पुरानी लेन देन की बातें सामने रख दी। अंत में न्यायाधीश ने फैसला सुनाया, पंडितों को अपने किए गए धन का हिसाब देना होगा और जो भी उन्होंने इकट्ठा किया है वो वापस करना होगा। साथ ही उन्हें सार्वजनिक रूप से गांव के बीच माफी मांगनी होगी और किसी भी धार्मिक कर्मकांड में भाग लेने से रोक दिया गया। पंडितों ने अपने चेहरे पर शर्म और क्रोधित भाव लिए, पर उन्होंने सोचा कि ये सब कुछ ही ठीक है। उनकी असली चाल अब दिखानी थी। मुल्ला ने यहां भी बहुत शांत रही। उसने कहा
कि पंडितों को अपना पनियत निकालकर जनता के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। पंडितों ने बड़े कठोर शब्दों में कहा कि वे निर्दोष हैं, पर उनकी बातों में अब वो गरिमा नहीं रही जो पहले थी। लोगों ने उनके खिलाफ खड़े होने का निर्णय लिया और कहा कि अब से वे किसी भी प्रकार के अनुष्ठान के लिए बिना पारदर्शी तरीके के पैसे नहीं देंगे। पंडितों ने कुछ धन वापस किया, पर मैंने कहा कि केवल धन ही नहीं, उनको अपने आचरण का भी हिसाब देना होगा। तब पंडितों ने राज खोला, वो राज जो शायद कस्बे के इतिहास में सबसे रोचक था। पंडितों ने मान लिया कि उन्होंने लोगों को भटकाया है, पर ऐसा क्यों किया, इसका कारण उन्होंने बताया। उनके पीछे एक बड़ा व्यापारिक नेटवर्क था, जो शहरों में ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर लोगों को भ्रमित करता और पैसे वसूलता। वे लोग भीड़ में पहचान नहीं पाते थे और इसी कारण ऐसे पंडितों का जाल फैलता था। मुल्ला ने कहा कि ये बात तो ठीक है, पर अब हम सब मिलकर ऐसा जाल नहीं बनने देंगे। न्यायाधीश ने कहा कि पंडितों को अब आगे से ऐसी हरकत न करने का कसम लेनी चाहिए और अपने अनुभवों को लोगों के साथ बांटना चाहिए ताकि किसी और को धोखा न खाए। पंडितों ने जता दिया कि वे पछताते हैं, पर मुल्ला ने उनकी इस पछतावे पर संदेह किया। किसी को उसके कर्मों से ज्यादा उसकी वचनबद्धता से आका जाता है। समाज के हित में मुल्ला ने एक योजना बताई। अब से हर माह एक सभा होगी जहां लोग अपने मामलों को, धार्मिक शंकाओं को और व्यापारिक आपत्तियों को खुलकर रख सकेंगे। साथ ही उन्होंने शिक्षा का भी महत्व बताया। धर्म की बात करते समय लोगों को थोड़ा सा भी विज्ञान सीखने का आग्रह किया। पंडितों को ये सब स्वीकारना पड़ा। उनकी सख्ती अब ढीली पड़ गई। वे सोचने लगे कि किस तरह से वे अपने जीवन को अच्छे से बदलकर समाज के हित में काम कर सकते हैं। कस्बे वाले भी अब सतर्क हो गए। वे देखेंगे, पर ऐसे लोगों को मौका देंगे भी कि वे अपनी गलती सुधारें। कुछ महीनों बाद पंडितों ने दिखाया कि वो बदल चुके हैं। उन्होंने वापस किया गया धन बाजार में गरीबों के लिए दिया और बच्चों के स्कूल के लिए किताबें खरीदी। लोगों ने इस बदलाव को देखा और एक नया विश्वास आया, न कि उन पर बल्कि मानवीय बदलाव पर। मुल्ला का दिल छोटी सी बहादुरी और बुद्धिमत्ता से भरा हुआ गर्व से झूम उठा। उसने सबको बताया कि धर्म में ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूजा है और किसी भी नाम पर लोगों का शोषण गलत है। पंडितों ने भी कहा कि अब वे वास्तविक शिक्षा के माध्यम से लोगों को धर्म और समाज के बीच का सही तालमेल समझाएंगे। कस्बे में फिर वही शांति लौट आई, पर अब लोगों के हाथों में थोड़ी सतर्कता थी। वे सीख चुके थे कि अंधविश्वास और लालच के झूठे वादों की चमक में नहीं आना चाहिए। मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुर चाली ने न केवल 3 डोंगी पंडितों का पर्दाफाश किया, बल्कि पूरे कस्बे को ये संदेश दिया कि बुद्धि और समझदारी से काम लेने में ही असली भलाई है। कुछ लोगों ने कहा कि मुल्ला ने कठोरता दिखाई, तो कुछ बोले कि उसने सरलता और मानवता का परिचय दिया। पर सब एक बात पर सहमत थे कि मुल्ला की चाल ने समाज को एक नई दिशा दी थी। इस कहानी का एक और पहलू था मुल्ला का अपने अंदर का प्रेम। उसने कभी भी किसी के प्रति अपमान नहीं किया। उसकी चालाकी सिर्फ सच्चाई निकालने और लोगों की रक्षा करने के लिए थी। पंडितों ने आखिर में प्रतिज्ञा की कि वे अब किसी का फायदा नहीं उठाएंगे और शिक्षा तथा सेवा को अपना मूल ध्येय बनाएंगे। कुछ सालों में पंडितों ने अपनी गलतियों के लिए काम किया। वे असली गुरु बन गए, न कि केवल बड़े बड़े शब्दों के व्यापारी। मुल्ला का नाम तब भी बना रहा। लोग उसे प्यार से बुलाते और उसकी बातें याद रखते। कस्बे की मासूमियत और लोगों की सीख का मेल इस कहानी का असली सार था। हर बार जब कोई अजनबी आता और अपने हाथों में बड़े बड़े वादे लेकर आता, तो उस दिन मुल्ला की कहानी याद आ जाती कि पहले समझो, फिर भरोसा करो, और यदि कुछ गलत लगे तो चुप न रहो। यही संदेश उस दिन से हर दिल में घर कर गया और उस छोटे से कस्बे की हवा में अब हल्की सी हंसी भी थी, क्योंकि लोग जानते थे कि यदि फिर कोई चालबाज आएगा तो मुल्ला की तरह
कोई न कोई उसकी चाल पकड़ लेगा, क्योंकि बुद्धि और हंसी दोनों मिलकर बड़ी मुश्किलों का हल निकलवा देती है। मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी नमकियों सी हंसी उतर आती थी। उसकी चालें सरल, बातें सीधे और हंसी में किसी तरह की नोकझोंक और अदब दोनों साथ होते थे। मगर किस्से कहानियां अक्सर उस दिन से शुरू हुई जब मुल्ला अचानक महल के दरबार में पहुंचा और उसकी हंसी ने पूरे महल को गूंजाते हुए एक नई हवा भर दी। उस राज्य का राजा बदलते समय भी अजीब सी गंभीरता लिए चलता। दरबार में भव्यता और शान थी। लाल मखमल के पर्दे, सोने चांदी के झूमर और दीवारों पर भूले बिसरे विजयों की तस्वीरें। पर महल में वही चीज नहीं थी जो किसी भी सच्चे राज्य की जरूरत होती है। लोगों के हृदयों की समझ, हास्य की मिठास और सादगी की गर्माहट। राजा और उसके दरबारियों ने नियमों, रस्मों और प्रतिदिन की नियतों में इतनी ऊर्जा लगा दी थी कि वे भूल गए थे हंसना भी। तब कहा जाता है कि हंसी किसी तरह की भाषा है जो अनमोल सच्चाइयों को बिना ताने के बयां कर देती है, और यही भाषा मुल्ला के पास थी। एक रोज राजा ने बड़ी सभा बुलाई। राज्य में समस्या थी। किसानों की शिकायतें बढ़ रही थी, बार बार छोटी छोटी चोरी हो रही थी, और दरबार में भी कुछ चुपचाप चल रहे जालसाजी के संकेत थे। राजा की बुद्धि सतर्क थी, पर उसके गुरमतियों के बीच सच्चाई की खुरदराहट छिपी रहती थी। राजा चाहता था कि कोई ऐसा उपाय निकले जो सबकी नजरों को खोल दे, पर सलाह देने वाले अपनी गरिमा और पद की परवाह में खोए रहते। तभी किसी ने सुझाया कि शहरी बाहरी लोगों में जो जिंदा दिली और सादगी है, उनसे हाल जानकर उपाय किया जाए। और इसी बीच मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम किसी तरह राजा तक पहुंचा। मुल्ला का हाल तो बड़ा ही साधारण था। वो कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े पहनता, बाजार के नुक्कड़ पर हंसी करके लोगों को चुटकुले सुनाता और जिंदगी के छोटे छोटे सचों पर लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता। किसी ने कहा कि मुल्ला का दिमाग तेज है और उसकी हंसी गहरी है। कोई बोला कि उसके पास अश्लीलता नहीं, बल्कि गुदगुदाने वाली सच्चाई है। राजा ने सोचा, शायद ये वही मसला हल कर दे। उसने बुलवाया मुल्ला को महल में। मुल्ला महाराज के दरबार में आया तो सबने उसे उपेक्षा की निगाहों से देखा। कुछ दरबारी उसे अयोग्य समझकर हंस पड़े, तो कुछ अजीब सी जिज्ञासा से देख रहे थे। मुल्ला ने दरबार के सज्जनों को मुस्कुराते हुए अभिवादन किया और कहा, मेहरबानी करके आप सब बड़ी बड़ी झूठी बातों के सूट पहनकर बैठे हैं, पर असल में किसने कभी हंसी पर पगा रखी है? दरबार में कुछ हल्की हंसी हुई, पर बात की तेजी ने एक अजीब सख्ती ला दी। राजा ने मुल्ला के सामने अपनी समस्या रखी। चोरी, अराजकता और दरबार में छुपे हुए छल का जिक्र। मुल्ला ने कुछ पल सोचकर कहा, जहां राजा सभी चीजों पर नजर रखते हैं और फिर भी चीजें गुम हो जाती हैं, वहां निश्चित रूप से कोई बड़ा कमाल का चोर है। और शायद चोर नहीं, पर किसी ने हाथ धोकर दूसरों के हिस्से ले लिए होंगे। पर इससे बड़ा मसला यह है कि लोग सच बोलने से डरते हैं। बोलना फटकारा जाता है, हंसना बड़ा अपराध माना जाता है, और जो हंसता है उसे बेवकूफ कह दिया जाता है। लोग ठिठके। मुल्ला ने निश्चय किया कि वो दरबार की हरकतों को कुछ ऐसे तरीके से उजागर करेगा कि कोई भी आहत न हो, पर सीधा सच सामने आ जाएगा। उसकी योजना सरल थी। वो दरबार में एक हंसी का दिन मनाने का प्रस्ताव रखेगा। राजा और दरबारियों ने पहले उसे अनोखा और हंसी भरा समझा, पर जब मुल्ला ने बताया कि इस दिन हर आदमी को अपनी हंसी सुनानी होगी और जो बेवकूफी फैसले दरबार में लिए गए हैं, उन पर जो भी चुटकी हो उसे बताया जाएगा, तो राजा ने अनुमति दे दी, क्योंकि ये बात तभी तक मजाक थी जब तक कोई सख्त न कहे। मुल्ला ने तिथि घोषित की। दरबार का वह दिन राजा के लिए, शाही दरबारियों के लिए और आम जनता के लिए भी एक नए रंग की शुरुआत होगा। आम लोगों को भी बुलाया गया ताकि वे दरबार में आकर अपनी बात कह सकें। दरबार में पहले कुछ हंसी मजाक हुआ। कई दरबारी अपनी शान बचाने के लिए पैर पटकते
और किसी तरह की गंभीरता बनाए रखते। पर जब मुल्ला ने हल्के सी तानों के साथ उनकी बातों को ध्यान से लिया और हंसी की भाषा में सच बोला, तो हर कोण से रंग बदलने लगे। पहली घटना तब हुई जब एक बड़ी दरबार में आया और बोला कि राजा के महल की गिरते इन पत्थर से उसे बड़ा नुकसान हुआ है। दरबार के मुख्य सलाहकार ने कहा कि यह बात तुच्छ है और बढ़ी को सजा दी जानी चाहिए कि उसने महल की शानो शौकत पर सवाल उठाया। पर मुल्ला ने कह दिया कि महल को जो ठिकाना बनाना चाहिए वही राजा के लोगों का घर बार भी है। जिसे गिरा दिया गया तो बाजार के लोग भी परेशान होंगे। उसकी बात में हंसी थी पर साथ ही सच की चुभन। राजा ने आदेश दिया कि बढ़ी की बात सुनी जाए और छत की मरम्मत कराई जाए। मुल्ला ने यह सिलसिला ऐसे कई मामलों में जारी रखा। वो दरबारियों की बातों को लोगों की जुबान में बदलकर पेश करता। एक बार दरबार का एक मंत्री बड़ा घमंड करके कहा कि उसे बेहतर मालूम है कि किसे न्याय मिलता है। मुल्ला ने उसी मंत्री से पूछा कि क्या उसने कभी बाजार में एक बूढ़े सेठ का हाल देखा है जो हर किसी को पैसे उधार देकर अब गिर पड़ा है। मंत्री ने कहा कि वो तो धनी है और उसकी औकात कुछ और है। मुल्ला ने हंसकर कहा कि अगर धनी गिर सकता है तो फिर किसी भी वक्त राज्य के नियमों में बदलाव से लोग भी गिर सकते हैं। पर मंत्री ने अपनी ठसक नहीं छोड़ी। दरबारियों की ये गरिमा कुछ इस रूप में खुलकर आई कि वे हमारी जमीन की वास्तविकता से कटी हुई है। मुल्ला की हंसी न केवल मजाक थी, वो दर्पण की तरह काम करती। उसने दरबार के भीतर छुपी छोटी छोटी बेईमानी, भेदभाव और अहंकार को हंसी के लबादे में उतार दिया। किसी ने कहा कि मुल्ला की बात मजाक है, पर एक मजाक जो आपको आपसी बेईमानी दिखा दे वो मजाक नहीं बल्कि सच है। महल की दीवारों में झाड़ू की तरह हंसी चली और धीरे धीरे महल का वातावरण बदलने लगा। राजा भी इस हंसी से अछूता नहीं रहा। वो चुपचाप मुस्कुरा उठा और अपने पुराने व्यावहारिक नियमन पर सोचने लगा। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने दरबार की नीति को ही पलट दिया। महल में एक चालाक दरबारी था। उसका नाम मीरा था, जिसकी चालाक प्रकाशन खोरी के पीछे शहद जैसा मीठा शब्द छिपा था। मीरा ने कई बार मामलों को अपनी जेब की ओर मोड़ा और जनता के नाम पर कई योजनाएं अपने करीबी मित्रों के साथ बांट ली। मुल्ला ने उसकी हर नाजुक चाल को तीसरे चौथे अर्थ में सुन लिया और उसी दिन उसने अपनी हंसी के जरिए मीरा को सबके सामने खड़ा कर दिया। उसने मीरा से कहा, तुम्हारी चाल तो बड़ी बारीक है, जैसे तुतलाते हुए कोई सिक्का जेब से निकालकर दूसरे हाथ में रखते। मीरा ने तमतमाकर कहा कि कोई उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता। पर जब मुल्ला ने सारे रिकॉर्ड, छोटे छोटे सबूत और लोगों की गवाही सरल शब्दों में सबके सामने रख दी, तो राजा की आंखों में वही और होता हुआ क्रोध और फिर समझ उभर आया। मीरा को फटकार मिली, पर मुल्ला ने कहा कि फटकार से बड़ा फल यह है कि मीरा अपनी गलती स्वीकार करे और जनता के सामने माफी मांगे। मीरा ने कुछ दिनों की सोच के बाद सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और जिस तरह का दान वापस किया, उसने महल की कई गरीब झोपड़ियों तक मदद पहुंचाई। दरबार ने भी सीखा कि अवार्ड और पद केवल ईमानदारी पर टिकते हैं, वरना वे खुद ही टूट जाएंगे। मगर मुल्ला की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उसने महल के उसी दरबार में हंसी के उत्सव का आयोजन कर दिया, जहां लोग अपनी भूलें, अपने छोटे छोटे अहंकार और अपने फरेबों को हंसी के आंचल में फेंक कर सबको दिखाते। इस उत्सव में काव्य, नाटिका और स्थानीय कलाकारों ने हिस्सा लिया। लोग तरह तरह की आत्ममालिनी करते हुए खुद पर हंसते और दूसरों पर नहीं। ये उत्सव धीरे धीरे पूरे शहर में लोकप्रिय हुआ और लोगों ने उसे हंसी का महोत्सव कहना शुरू किया। हंसी का असर अब महल की गेट से बाहर भी निकल गया। बाजार के छोटे से दुकानदारों के चेहरे पर हंसी की झलक आ गई और लोग खोलकर बोलने लगे कि किसी को बेवजह मारा पीटा न किया जाए। राजा ने मुल्ला को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया, लेकिन मुल्ला ने उस सम्मान को स्वीकार करते हुए कहा कि असली सम्मान तो उन्हीं लोगों का है जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। समय के साथ
मुल्ला की हंसी महल की एक अनिवार्य विरासत बन गई। एक ऐसा विरासत जो किसी भी कठोर कानून से ऊपर थी। यदि राज्य में कोई नया नियम बनता तो पहले हंसी की परख से गुजरता। मतलब कि मुल्ला के रूप में कोई व्यक्ति उस नियम को लोगों की भाषा में समझाकर जनता के सामने रखता और देखता कि क्या वह नियम लोगों के हित में है या सिर्फ दरबार की मर्यादा के लिए बनाया गया था। एक दिन एक विदेशी व्यापारी आया जो राज्य में बड़ा वादा कर रहा था। उसने कहा कि उसका तंत्र ज्ञान है जिससे खेतों में अधिक उपज होगी, पर उसे भारी धनराशि चाहिए। कई दरबारी चकित हो गए और सोचने लगे कि ये आदमी राज्य का उद्धार कर सकता है। पर मुल्ला ने पूछा, जबकि इस आदमी ने हमारे खेतों में नई विधि का वादा किया है, तो क्या उसने कभी खुद खेत जोते हैं? क्या उसने हमारी मिट्टी को अपनी आंखों से देखा है? व्यापारी ने बड़े ठाठ से कहा कि उसे कागज के कागजात और प्रमाण हैं। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा कि कागजों की करुणा तब तक कोई काम की नहीं जब तक आपकी आंखें खेत और किसान की पसीने से न मिले। राजा ने मुल्ला की बात मानी और व्यापारी को गांवों में भटकों कर लोगों से बात करने और जमीन समझने को कहा। व्यापारी ने 2 साल बाद नया जमीन प्रबंध दिखाया और कहा कि उसने जो कहा वो केवल कागजों पर था। वो असली में काम करेगा, पर कागजों की तरह नहीं। राजा ने मुल्ला के विचार का सम्मान किया और विदेशी व्यापारी को गांवों के साथ मिलकर अपने कार्यक्रम चलाने दिया, पर पहले समुदाय की सहमति ली गई। मुल्ला की हंसी ने महल में जो बदलाव लाए, उसका असर धीरे धीरे राजकीय नीतियों तक पहुंच गया। दरबार में बैठे लोग अब आम जनता की बात सुनने लगे। अदालतों में फैसलों पर जनता की राय को महत्व मिला और राजा भी एक ऐसा शासक बन गया जो न केवल आदेश देता बल्कि सुनता भी था। महल की दीवारें अब भी वैसी ही भव्य थी, पर उन दीवारों के पीछे की हवा बदल चुकी थी। वो हवा अब सुनती थी, सोचती थी और हंसती भी थी। कई साल बीत गए और मुल्ला बूढ़ा हो गया, पर उसकी हंसी का प्रभाव नहीं कम हुआ। एक सर्द शाम जब मुल्ला महल के सामने बैठा था और बच्चे उसकी कहानियां सुन रहे थे, राजा स्वयं आए और मुल्ला के पैरों पर हाथ रखकर बोले, तुमने हमें जो दिया है वो अनमोल है। मुल्ला ने अपनी टेढ़ी मुस्कान दी और कहा, राजा महाराज, असली काम तो आपने किया, आपने सुनना सीखा। राजा ने कहा कि अब हर साल हंसी का दिन मनाया जाएगा और मुल्ला का नाम उस पर लिखा जाएगा, ताकि कोई भूल न सके कि हंसी में भी एक गहरा अर्थ होता है। कहानी का पूरा सार यही है कि मुल्ला की हंसी ने दरबार में केवल मजाक भर नहीं फैलाया, उसने लोगों के भीतर छुपे डर, अहंकार और बेईमानी को बाहर निकाला और उन्हें इस काबिल बनाया कि वे अपने ही दोषों पर हंस सकें। हंसी का ये रिश्ता सशक्त था। ये किसी की तिरस्कार करने वाली नहीं थी, बल्कि सुधार की एक मीठी चुनौती थी। वर्षों के बाद भी लोग याद करते हैं कि जिस दिन मुल्ला ने महल में हंसी का संगीत बजाया, उस वक्त महल के हर दरवाजे से हंसी की लहर की हंसी ने दूर दूर तक ऐसी मिसाल छोड़ी, कुछ कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई। लोगों ने सीखा कि शासन और व्यवस्था के बीच सबसे नाजुक चीज है वैचारिक ईमानदारी। मुल्ला ने वो ईमानदारी लोगों के चेहरे पर हंसी लेकर आई और कहा, हंसी जब सच बोलकर आती है तो वो हमें हमारी कमियों से नहीं डरने देती, बल्कि उन्हें सुधारने का साहस देती है। यही कारण था कि महल की दीवारें, जो पहले सिर्फ शक्ति और ठौर की गवाही देती थी, अब हंसी की गूंज से जीवंत हो उठीं। जब भी कोई नया वकील, नया मंत्री या नया व्यापारी आता, लोग पहले हंसकर पूछते, क्या वो हंसी सहन कर सकता है? और यदि हां, तो वो व्यक्ति सच्चे अर्थ में दरबार का भाग बनता। मुल्ला की हंसी ने दरबार को बदल दिया था और दरबार ने वापस समाज को बदलने का नया जुनून पाया। अंत में मुल्ला की कहानी एक मिसाल बन गई कि सच्चाई को दबाने से बेहतर है कि हम उसे हंसी में पकड़कर सामने ला लें। हंसी का महल में गूंजना केवल शोर नहीं, बल्कि एक नए युग का संगीतमय उद्घोष था, जो कहता था, सत्य और हंसी दोनों साथ होने पर समाज सुदृढ़ होता है। और इस तरह मुल्ला की हंसी ने दरबार में गूंजा पूरा महल, ऐसा गूंज जो न तो कभी धुंधला हुआ
और न ही कभी फीका पड़ा। ये गूंज उन बच्चों के खेल में, उन बूढ़ों की कहानियों में, उन अदालतों की दीवारों पर और उन किसानों के खेतों में सदा जीवित रही। मुल्ला नसीरुद्दीन की हरकतों की एक अलग ही मशहूरियत थी। कहीं सटीक, कहीं अनपेक्षित, पर हमेशा सीधी और असरदार। लोग किसी भी मसले को हल्के में लेते थे, पर मुल्ला की एक बात में इतनी विद्वता होती कि वो समस्या की जड़ तक पहुंच जाती थी। इस कहानी की शुरुआत भी ठीक उसी तरह हुई। एक दरबार, एक बड़े मंत्री की जमीन सी अकड़ और मुल्ला की धीमी परंतु तीव्र चाल, जो उस अकड़ को झकझोर कर रखते। राज्य का नाम शांतपुर था। शांतपुर बड़ा समृद्ध और सुव्यवस्थित था। बाजारों में व्यस्तता, तंग गलियों में खुशहाली और खेतों में हरी भरी फसलें देखने को मिलती थी। पर हर राज्य की तरह यहां भी कुछ छुपे हुए प्रश्न थे, जिन्हें दरबार में उठाने की हिम्मत कम ही किसी में रहती थी। राजा सम्राट विक्रमदेव बुद्धिमान पर शांत स्वभाव के थे। उन्होंने वर्षों में बहुत से ऐसे मंत्री नियुक्त किए जो परंपरा और शान का ध्यान रखते थे। उनमें सबसे प्रभावशाली नाम था मंत्री प्रतापसेन। प्रतापसेन दिखने में बहुत गंभीर, बोलने में सामर्थ्यशील और चालों में धूर्त था। वो दरबार में ऐसे चलता जैसे महल का हृदय उसी के सीने में धड़कता हो। लोगों की नजरों में उसकी गरिमा तब तक अडिग रही जब तक उसकी चाल में कुछ सुराग खुलकर सामने नहीं आए। समय समय पर चंद अफसरों की शिकायतें आए, कुछ विकास कार्य अधूरे छोड़ दिए गए, कुछ राजस्व का हिसाब किताब उलझा हुआ मिला। पर जब भी किसी ने शिकायत उठाई तो मंत्री ने बड़े नजाकत से उसे खारिज कर दिया। कई बार राजा स्वयं कहते, देखो, प्रतापसेन सब कुछ संभाल लेते हैं। पर राजा का भरोसा कभी कभी आंख बंद करके चलने जैसा था। वह की गरिमा में विश्वास करते थे। एक दिन राज्य के एक छोटे से गांव से खबर आई। वहां के एक तालाब की दीवार ढह गई, जिससे गांव का पानी खराब हो गया और फसलें बर्बाद होने लगी। गांव के प्रधान ने दरबार तक चिट्ठी भेजी और मदद की गुहार लगाई। सामान्य तौर पर ऐसे मामलों में राज्य के निर्माण विभाग को आदेश मिलते और मरम्मत शुरू हो जाती, पर इस बार कुछ अलग था। निर्माण का काम जिस ठेकेदार को दिया गया था, उसका नाम एक ही क्षेत्रीय व्यापारी के साथ जुड़ा हुआ निकला, जो मंत्री प्रतापसेन के करीबी समझे जाते थे। गांव के प्रधान की चिट्ठी में लिखा था कि मरम्मत का पैसा महीनों पहले जारी हुआ पर काम नहीं हुआ। गांव वालों ने अपनी अपील में बताया कि जब ठेकेदार को राशि दी गई तब उसने केवल जरूरी सामग्री का थोड़ा सा उपयोग किया और बाकी पैसा स्थानीय तंगियों में बंट गया। प्रधान ने आगे लिखा, हमें आशा है कि महाराज उचित न्याय करेंगे। ये चिट्ठी दरबार पहुंची और राजा ने इसे ध्यान में लिया। पर मंत्री प्रतापसेन ने शांति से कहा, महाराज, ये एक सामान्य मामला है। स्थानीय प्रशासन से कहिए वो मामले की जांच करे। राजा ने सहमति दे दी। पर मुल्ला, जो उस राज्य के बाजारों और गांवों में अक्सर घूमते रहते थे, ने ये कहानी सुनी और उसका दिल कुछ गूंज उठा, क्योंकि वो जानता था कि जब छोटे लोगों की आवाज दब जाती है तो बड़ा छल उसी जगह पनपता है। मुल्ला ने गांव का हाल जाना और देखा कि तालाब पर लगी दीवार के नीचे वही पुराना ईंट भराव था जो कम गुणवत्ता का था। ठेकेदार ने सस्ते माल का इस्तेमाल किया था और निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया था। गांव वालों ने बताया कि जब उन्होंने सवाल किया तो ठेकेदार ने कहा कि उन्होंने तो मंत्री के आदेशानुसार काम किया। मंत्री ने ही इस ठेकेदार को सिफारिश की थी। मुल्ला ने सुना और सोचा कि यह मामला सिर्फ गांव का नहीं, बल्कि दरबार की पारदर्शिता का है। मुल्ला ने तय किया कि वो इस बार अपनी आम शिष्टता और चतुराई के साथ मामला दरबार में ले जाएगा। उसने पहले राजा से मिलने की अनुमति मांगी और राजा ने उसे दरबार में बुलाया। मुल्ला जब दरबार में पहुंचा तो वहां का माहौल वैसा ही था। शाही झूमर, सिल्क के पर्दे और गंभीर चेहरों की कतारें। पर मुल्ला की आंखों में एक शांत, ठंडी चमक थी। मुल्ला ने राजा को विनम्रता से ग्रामीणों की बात सुनाई। उसने बारीकी से बताया कि कैसे सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ
और ठेकेदार ने सस्ते सामान से काम को पूरा दिखा दिया। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास प्रमाण है? मुल्ला मुस्कुराकर बोला, महाराज, प्रमाण बाहर के नहीं, मेरे पास है। लोगों के चेहरे और खेतों की हालत, और सबसे बड़ा प्रमाण, यहां के कागज। उसने कुछ कागज राजा के सामने रखे जो गांव से लाई गई थी। कई चिट्ठियां, रसीदें और कुछ तस्वीरें। राजा ने कागजों को देखा और गंभीर हो गए। मगर वही समय आया जब मंत्री प्रताप सिंह ने अपनी आवाज उठाई और कहा, महाराज, ये केवल स्थानीय मेलमिला के झमेलों की बात है, हम स्वयं जांच कर देते हैं। उसकी आवाज में शिकन नहीं थी। राजा ने कहा, ठीक है, जांच कराई जाएगी। पर मुल्ला ने महसूस किया कि जांच लंबी खिंचने वाली है और गांव वालों का नुकसान रोज बढ़ता जा रहा है। मुल्ला ने कहा, महाराज, जांच के नाम पर समय मत गवाइए। यदि प्रताप सिंह जैसे पदाधिकारी की सिफारिश है तो कुछ तो छुपा है। हर किसी ने मुल्ला की बात पर मुस्कुराहट भरी नजरों से देखा। वो कौन था जो मंत्री की प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहा था? पर राजा ने मुल्ला का सम्मान किया और निर्देश दिए कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। जांच की प्रक्रिया शुरू हुई, पर परिणाम धीरे धीरे सामने आते। ठेकेदार के रजिस्टर में कई पन्ने खाली थे, कुछ पन्नों पर नंबर काट दिए गए थे और बिलों में अदृश्य बदलाव थे। पर यह सब कागजी जाल था जिसे केवल धैर्य और सूझबूझ से उजागर किया जा सकता था। मुल्ला ने सोचा कि सिर्फ जांच ही काफी नहीं होगी। अगर सच बाहर भी आया तो मंत्री का समर्थन होने के कारण वो सब कुछ झुठला देगा। उसे कुछ ऐसा करना था जिससे दरबार की नजरों